पिछले कुछ वर्षों में भारत में मनोरंजन के साधन काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, जिसमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म भी एक है। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में किस तरह के कंटेंट अवेलेबल हैं, ये हम सभी देखते हैं, हम सभी जानते हैं और दुर्भाग्यवश अब तक इस पर नियंत्रण के कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं थे, जो कि अब 10 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार ने कानून में संशोधन करके ये जोड़ा है। भारत में जो फिल्में बनती हैं, जो एडवर्टीजमेंट होता है या जो टीवी सीरियल बनते हैं, उस पर रोक के लिए या उस पर नियंत्रण के लिए, देखरेख के लिए कुछ कानून हैं, जिसमें से एक है सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1955। ये केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन रूल 1955 है। ये पहले रूल हुआ करता था 1994 तक, जिसे फिर बदलकर ये एक्ट बना दिया गया। भारत में एक संस्था है CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो कि जितने भी एडवर्टीजमेंट फिल्म वगैरह जो बनते हैं उसे रेगुलेट करने का काम करती है, लेकिन इसका कोई भी नियंत्रण OTT प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले कंटेंट के लिए नहीं है। लेकिन कुछ कानूनी प्रावधान है जो OTT प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले कंटेंट को नियंत्रित कर सकता है, जिसमें से IPC है, पॉस्को एक्ट है, IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जिसे कहते हैं, ये है। लेकिन ये कोई भी कानून इन OTT प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले कंटेंट को नियंत्रित नहीं कर पाया है, जो कि हम देख रहे हैं। अश्लीलता की भरमार है इन कंटेंट्स में। इसी बाबत 2013 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने ये पाया कि इस पर नियंत्रण की ज़रूरत है और इस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का कोई नियंत्रण नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कोई नियंत्रण नहीं है। इसके लिए ट्राई ने फिर ये पाया कि ये दूरसंचार विभाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए ट्राई ने 2013 में कंसल्टेशन पेपर इशू किया और सबसे सजेशन मांगा, पर इस पर कोई काम नहीं हुआ। ये सजेशन OTT प्लेटफॉर्म के स्टेक होल्डर से मांगा गया था। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से एक सूचना मांगी गई थी, जिस सूचना में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये जानकारी दी कि OTT प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट अवेलेबल है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत नहीं आते। इसके बाद जुडिशियरी का रोल यहाँ से स्टार्ट हुआ OTT प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली की एक NGO जस्टिस फॉर राइट फाउंडेशन ने एक रिट पिटीशन फाइल किया, जिसमें ये मांग की गई कि OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को नियंत्रित किया जाए। पर इस पिटीशन को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि IT एक्ट में और IPC में और अन्य जो कानूनी प्रावधान है उसमें वो प्रावधान इसे रेगुलेट करने के लिए काफ़ी हैं। इसके बाद फिर से एक पिटीशन निखिल भल्ला ने फाइल किया, जो कि डिसमिस कर दिया गया। इस पिटीशन को भी ये कहते हुए कि एक ही पिटीशन को दो अलग अलग तरीके से रख करके और कोर्ट में इंटरटेन नहीं करवाया जा सकता। निखिल भल्ला ने अपने पिटीशन में मांग की थी कि एक ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, जो OTT प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट आए उसके लिए शिकायत की जा सके। और इसमें सेक्रेड गेम जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल था, इसके फर्स्ट सीजन के कुछ डायलॉग को डेरोगेटरी और डिफेमेटरी बताया गया था। लेकिन ये पिटीशन भी, जैसा मैंने बताया, ये डिसमिस हो गया था। कर्नाटक हाई कोर्ट में 2019 में एक रिट पिटीशन शंकर पद्मनाभन ने फाइल किया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन इस पिटीशन को भी कर्नाटक हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इसमें 4 महत्वपूर्ण बातें थी कि एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए जो इन कंटेंट को रेगुलेट करे। दूसरी मांग इस पिटीशन में की गई कि जब तक OTT प्लेटफॉर्म के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं बन जाती या कोई प्रावधान नहीं हो जाते, तब तक ये सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 के अंतर्गत आने चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात थी इस पिटीशन में, ये कहा गया था कि OTT कंटेंट जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं वो पब्लिक एग्जीबिशन के डेफिनेशन में आने चाहिए। पर एक केस हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, सुपर कैसेट्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने डेफिनेशन दिया था कि एग्जीबिशन क्या होता है। इसमें कहा गया था कि कोई अपनी चारदीवारी के अंदर भी यदि कुछ देखता है तो ये एग्जीबिशन में आता है, और जो भी CD या DVD VCD में के रूप में या डिजिटल फॉर्म में यदि पब्लिश होता है और लोग उसे देखते हैं तो ये फिल्म के पब्लिकेशन के अंतर्गत आएगा। पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने
इस केस में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहे थे उसे मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि जब तक लोग रिक्वेस्ट नहीं भेजते या कोई कमांड नहीं देते तब तक लोग इसे नहीं देख पाते। क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट अवेलेबल है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के तहत हम तक पहुंचते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कुछ कानूनी प्रावधान थे, पर वो OTT प्लेटफॉर्म पर जो जितने भी कंटेंट मिलते हैं उसे रेगुलेट करने में नाकाफ़ी साबित हुए। सबसे पहले तो हमारे पास एक कानूनी प्रावधान सबसे बड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 हमें कहता है इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कितने लगे हैं ये इन कंटेंट्स को या इस फिल्म को देखने के बाद पता चलता है कि हम जानते हैं कि कितने अच्छे हैं। ये ऑब्वियसली डिफेमेटरी और डेरोगेटरी है। इंडियन पिनल कोड में भी हमारे पास प्रावधान है, पर यह भी कुछ कर नहीं पाया। IPC कहता है कि डेलिबरेट और मैलिशियस इंटेंशन के साथ यदि हम कुछ ऐसी चीज़ें पब्लिश करते हैं, कोई आर्टिकल हो, कोई बुक हो या कोई फिल्म हो जो कि किसी के रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करता हो, तो इस पर रोक लगाया जा सकता है। मोडेस्टी ऑफ वीमेन अधिक खतरे में पड़े तो भी IPC के तहत इसे रोका जा सकता है। 1986 में एक कानून बना था इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट। इसमें किसी भी महिला को उसके मोडेस्टी के साथ यदि खिलवाड़ करते हुए दिखाया जाता है तो उस कंटेंट पर रोक लगाया जा सकता है। बच्चों से जुड़े हुए भी कई चीज़ें हैं जो कि इन फिल्मों में दिखाए जाते हैं। इसके लिए कानूनी प्रावधान है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट 2012, पर यह भी कुछ कर नहीं पाया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी ऐसे कंटेंट यदि पब्लिश किए जाते हैं तो इसके तहत सजा दी जा सकती है। भारत सरकार ने 2016 में सूचना अधिकार अधिनियम से जो जानकारी मांगी गई थी उसमें ये कहा था कि वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन बड़े ही हास्यास्पद तरीके से 2016 में जो मैंने पहले बताया कि जो सूचना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से जो मांगी गई थी उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये कहा था कि इनका इस पर नियंत्रण नहीं है। लेकिन बड़े ही हास्यास्पद तरीके से इस मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म के स्टेक होल्डर से सजेशन मांगे, जिसके कारण ये कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसने पहले ही ये कह रखा था कि ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इस पे ये रेगुलेशन नहीं लगा सकते। 2019 में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड बनाया और 2020 में फरवरी में फिर इसमें संशोधन के साथ इसे जारी किया, पर कुछ हुआ नहीं। इसके बाद हम देखें कि 2020 में कितने ऐसे कंटेंट बने हैं जो डेरोगेटरी और डिफेमेटरी हैं। लेकिन जो मैंने सबसे पहले बताया वीडियो की शुरुआत में कि अक्टूबर 2020 में सरकार ने एक संशोधन किया है। ये संशोधन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में किया गया है। इसमें दो प्रावधान सेक्शन 22A और 22B जोड़े गए हैं, जो कि ये कहता है कि ऑनलाइन कंटेंट पर ये दोनों प्रावधान कहते हैं। 22 ये कहता है कि 22 ये जो जोड़ा गया है उसमें ये कहा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट अवेलेबल हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसका दिशा निर्देश इसके लिए बनाएगी। दूसरा 22B में ये कहा गया कि जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स के कंटेंट है उसे भी इसे देखेगी और इसका जांच पड़ताल करेगी और इसके लिए भी दिशा निर्देश तय करेगी। अब देखना यह है कि इसके लिए सरकार कब तक दिशा निर्देश बनाती है या इसके लिए कब तक कानूनी प्रावधान करती है।